कि जो लोग परदेश जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, कभी कभी उनके साथ ऐसा भी हो जाता है। तो देखता है कि उसकी बीवी आती है और वो आके मुख्तार के बगल में बैठ जाती है। बशीर के तन बदन में आग लग जाती है। ये क्या ड्रामा है कि बीवी मेरी है और बैठ रही जाके मुख्तार के बराबर में। तो वो गुस्से से कहता है कि ये तुमने क्या हरकत की है, तुम मेरी बीवी हो, मेरे बजाय तुम जाके मुख्तार के बराबर में क्यों बैठ गई हो, हटो वहां से। तो उसकी बीवी कहती है थोड़ा सब्र करें, ये जो लोग आए हैं आपसे यही बात करने आए हैं, पहले आप इनकी बात सुन लें, फिर मुझसे कुछ पूछिएगा। बशीर ने कहा कि भाई तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना है। मैं तुम्हारे सहारे इनको छोड़ के आया हूँ, और मेरे घर में तो कोई ऐसा है नहीं, मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, उनका भी ख्याल रखना और मेरे बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना। मैं तुम्हारे सिवा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो बीवी कहती है नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम कभी दोबारा ना मिल सकें या मैं आपसे दूर हो जाऊं। उसने बोला तुम्हारा वहम है ये। कहती नहीं, मैंने ख्वाब देखी है कि मैं आपसे बिछड़ गई हूँ। तो वो बशीर कहता है कि तुम ऐसे वसवसे ऐसे ख्याल अपने दिमाग में मत लाओ, मैं खैरियत से हूँ और इंशाल्लाह आगे भी खैरियत से ही पहुंचूंगा। कराची के इलाके डीएचए में मेरी एक मुलाकात हुई एक चौकीदार से। मुलाकात इस तरह हुई कि जब वो उसने बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसका जो लहजा है ये मेरे शहर का है। मेरा ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान के पंजाब, सूबा पंजाब के शहर गुजरात से है। तो जब उस शख्स ने बातचीत की तो उसकी जो पंजाबी थी वो बेसिकली मुझे पता चल गया कि ये गुजरात का रहने वाला है। मैंने बड़े तजस्सुस से उससे पूछा कि भाई आप गुजरात के हो, तो आप यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हो कराची में बंगले में, ये क्या सीन है? तो कहता है भाई मेरी कहानी बड़ी लंबी है, छोड़ो आपका टाइम ज़ाया होगा। मैंने कहा नहीं यार, आप मुझे बताओ। गाड़ी साइड पे लगाई, मैं उससे बात करने लग गया। बातें करते करते उसने मुझे बताया कि जनाब मैं लगभग 22 साल जो है वो यूनान में रहा हूँ। मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि मेरे अपने कुछ दोस्त वहाँ पे रहते हैं यूनान में। पाकिस्तान गुजरात से बहुत से लोग जो हैं वो यूनान में बसे हुए हैं, वहाँ काम करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो वो भी 2001 में यूनान गया था। तो मैंने कहा अगर आप 22 साल यूनान में रहे हो तो आप तो खासे सरमायादार होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एक बंगले के बाहर चौकीदारी कर रहे हैं, ये बात कुछ समझ नहीं आई। तो उसने फिर जो मुझे कहानी सुनाई मैं आपको उसी के अल्फाज में सुनाता हूँ। वो कहता है कि जवानी में उसे अपनी एक अजीजा से इश्क हो गया। अब जिससे इश्क हुआ वो भी जवाब में इसे इश्क करती थी और इनकी ख्वाहिश थी शादी करने की। लेकिन लड़की के घर वाले शादी पर राजी नहीं थे। लड़के ने 2-3 दफा अपने वालिदैन को भेजा कि किसी जरिए से वो रिश्ता तय कर दें। अब लड़की के जो वालिदैन थे वो जरा मालदार थे, और जो ये लड़का था, बशीर नाम था इसका, बशीर साहब जो थे ये सरमायादार नहीं थे। तो लड़की के वालिदैन ने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी बशीर से नहीं करेंगे, ना तो इसके पास कोई ख़ास तालीम है और ना ही इसके पास कोई सरमाया है। खैर उन दोनों ने मिल के फैसला किया और उन्होंने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद उनके 2 बच्चे हुए। जब 2 बच्चे हो गए तो उन्होंने अपने वालिदैन से रब्ता किया, तो वालिदैन ने आखिर उनको माफ़ कर दिया। लड़के के वालिदैन तो पहले ही राज़ी थे उससे, और जो लड़की के वालिदैन थे उन्होंने भी माफ़ कर दिया अपनी बेटी को। अब ये 2 बच्चे होने के बाद जो घर से भागे थे गुजरात के गाँव से, तो ये सेटल हो गए थे लाहौर में। वहाँ पर ये बशीर साहब मज़दूरी वगैरह करते थे, अपना गुज़र बसर कर रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी जानने वाले ने, किसी दोस्त ने मदद की होगी। अब ये वापस आ जाते हैं अपने गाँव में। अब गाँव में आके बशीर फिर काम करना शुरू कर देता है। तो वो देखता है कि अब 2 बच्चे हो गए, बीवी है, तो मैं अपने बच्चों के लिए ना कोई ऐसा ख़ास काम नहीं कर रहा कि मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी करूँ या उनको बेहतर ज़िंदगी दूँ। इसी दौरान में उसका एक और बच्चा हो गया। अब उसके पहले एक बेटी और एक बेटा था, अब एक वो बेटा अल्लाह ताला ने और दे दिया, 3 बच्चे हो गए। तो उन दिनों 2000, 2001, अर्ली 2000 में एक ट्रेंड चला था कि लोग गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से ईरान का वीज़ा लगवा के वहाँ से गैर कानूनी तरीके से तुर्की, तुर्की से गैर कानूनी तरीके से यूनान पहुँच जाया करते थे। तो वो जो इंसानी स्मगलर है वो ये सब कार्रवाई किया करते थे। तो बड़ा गलत तरीका था उसमें, आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं वो जाँ बहक नहीं हुए।
इस तरह गैर कानूनी तरीके से जाने में। खैर बशीर ने भी ये फैसला कर लिया कि वो यूनान जाएगा। उसे किसी ने मशवरा दिया कि भाई तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ और यूरोप चले जाओ, अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बना सकोगे, अच्छे पैसे कमा लोगे, कुछ साल वहां पे मेहनत मजदूरी करो और जब तुम्हारे पास कुछ अच्छी हैंडसम अमाउंट बन जाए तो वापस आ जाओ। तो बशीर साहब ने तय कर लिया, ठीक है जनाब, मैं भी अब यूरोप ही जाऊंगा। बशीर की बीवी ने कहा कि मियाँ हम दोनों यहाँ पे खुश हैं, आपकी जितनी कमाई है, जितनी आमदन है, मैं उस पर राजी हूँ, मैं खुश हूँ। आप जो है यूरोप ना जाओ और गैर कानूनी तरीके से तो बिल्कुल ना जाओ। लेकिन बशीर जो है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने ये सोच रखा था कि भाई मैं अपने बच्चों को और अपनी बीवी को एक बेहतर जिंदगी दूंगा, दुनिया की आसाइशें उनको मुहैया करूंगा। बशीर ने बीवी को समझाया कि नहीं, मैं चंद साल के लिए जाऊंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा कुछ कमाई करके, ताकि हम अच्छी जिंदगी जी सकें। बीवी थी आखिर खामोश हो गई। अब बशीर ने क्या किया कि जो इसके पास कुछ असासे थे वो बेच दिए, कोई एक जमीन का टुकड़ा था छोटा सा, वो बेच दिया। वो पैसे इकट्ठे करके इसने वो जो इसको लेके जाने वाला था उसको अदा कर दिए। अब ये बरस्ता ईरान तुर्की पहुंचे। ईरान का तो वीजा था, तो ईरान से फिर घर पर रब्ता किया कि जी मैं ईरान पहुंच गया हूँ। वहां पर बशीर की बीवी ने फिर उससे कहा कि आप वापस आ जाएं। बोला नहीं बेगम, आप फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, आगे भी पहुंच जाऊंगा। तो बीवी कहती है नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम कभी दोबारा ना मिल सकें या मैं आपसे दूर हो जाऊं। उसने बोला तुम्हारा वहम है ये। कहती नहीं, मैंने ख्वाब देखी है कि मैं आपसे बिछड़ गई हूँ। तो वो बशीर कहता है कि तुम ऐसे वसवसे ऐसे ख्याल अपने दिमाग में मत लाओ, मैं खैरियत से हूँ और इंशाल्लाह आगे भी खैरियत से ही पहुंचूंगा। अब बशीर को 15-20 दिन ईरान से फिर तुर्की पहुंचा, तो तुर्की से फिर वो गैर कानूनी तरीके से यूनान भी पहुंच गया। यूनान पहुंचकर फिर उसने अपने घर पर रब्ता किया। अच्छा, उन दिनों मोबाइल फोन इतने आम नहीं थे, तो बशीर जो है वो राब्ता करता था। बशीर का एक बहुत ही प्यारा दोस्त था, उसका बचपन का दोस्त, उसके घर पे राब्ता करता था। वहां पर लैंडलाइन नंबर था, वहां वो फोन करता था और बताता था कि इतने बजे मैं दोबारा कॉल करूंगा, आप मेरी बीवी को बुला लीजिएगा। तो वो बुला देते थे, इनकी बात हो जाती थी। बशीर ने यूनान से फोन किया और बशीर की अपनी बीवी से बात हो गई अपने दोस्त के घर पे। अब वो जो दोस्त है उसे बशीर ने कहा कि भाई तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, मैं तुम्हारे सहारे इनको छोड़ के आया हूँ और मेरे घर में तो कोई ऐसा है नहीं, मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, उनका भी ख्याल रखना और मेरे बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना, मैं तुम्हारे सिवा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। और वो दोस्त उसका बशीर का था भी बहुत नेक, बहुत अच्छा इंसान। दोस्त ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे घर वालों का बिल्कुल अपने घर वालों की तरह ख्याल रखूँ। अब बशीर साहब वहां पे छोटे मोटे काम करने लग गए, जैसे इलीगल लोग काम करते हैं। कोई प्रॉपर उसके पास वर्क वीजा तो था नहीं। अब वो वहां पे इलीगली रह रहा है तो वो छुप के काम करे, थोड़े बहुत पैसे मिले तो वो भी वो कानूनी तरीके से तो भेज नहीं सकता, तो वो गैर कानूनी तरीके से पैसे भेजे। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, आस्ता आस्ता वो पैसे घर भेजता गया। अब यूरोप की करेंसी जब पाकिस्तान आती है वो कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पर एक अच्छी तगड़ी रकम बनती थी। तो बशीर के घर के हालात जो है वो तब्दील होना शुरू हो गए। अब बशीर जो पैसे भेजता था वो अपने दोस्त को ही भेजता था, उसी के नाम पे भेजता था। वो दोस्त जाके वो पैसे वो वसूल करता और लाके उसके घर पे उसकी बीवी बच्चों को दे देता। यानी कि आप समझ लें कि बशीर के दोस्त का उसके घर पे आना जाना लगा रहता था। तो उसकी बीवी भी उसे मुख्तार भाई कहती थी। मुख्तार भाई सारे काम घर के करके दे रहे हैं, बच्चों के स्कूल जा रहे हैं, घर का सामान ला कर दे रहे हैं, पैसे ला कर दे रहे हैं। अब बशीर को वहां रहते रहते को 2-2.5 साल गुजर गए। फिर बशीर की बीवी ने बोला कि अब तो इतना अरसा हो गया, अब आप वापस आ जाइए। तो बशीर कहता है कि जहां मैंने इतना सब्र कर लिया, आप लोगों से दूर रहा प्रदेश में, तो मुझे आप कुछ थोड़ा सा वक्त और दे दो। यहाँ पर इमिग्रेशन खुलेगी तो मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वर्क वीजा मिल जाएगा, तो फिर मैं आराम से पाकिस्तान आ जा सकूंगा। बस थोड़ा सा आप इंतजार कर लो। बशीर की बीवी, अब बीवी थी, मियाँ की बात मान गई। अब बशीर जो है वो काम कर रहा है यूनान में एक पोर्ट पे। पोर्ट पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम भी बशीर है और वो है बंगाली। तो बशीर को उसने जॉब पे रख लिया अपने पास। बशीर वहां पे बड़े अच्छे से काम कर रहा है और जो बंगाली बशीर था
वो बशीर के ऊपर खासा एतमाद करने लगा, इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो आस्ता आस्ता फिर बशीर को पता चला कि ये जो बंगाली बशीर है, ये जो पोर्ट पे काम करता है, इसमें इलीगल काम भी है, यानी कि कुछ वहां पे कोई स्मगलिंग वगैरह कुछ करते होंगे, कस्टम चोरी का काम जो भी था। बहरहाल जब बशीर को पता चला तो इसने बंगाली बशीर से कहा कि भाई तुम तो ये गैर कानूनी काम करते हो, इसमें तो बड़ा रिस्क है, और जो पैसे तुम मुझे अदा कर रहे हो वो तो तुम मुझे दे रहे हो नॉर्मल काम करने के, जबकि तुम बहुत पैसे कमाते हो। अब इसके दिल में आ गया लालच, जल्दी अमीर होने का चक्कर। तो बंगाली बशीर ने कहा ठीक है, ये राज तुम अपने तक रखना, किसी को बताना मत। बहरहाल मैं तुम्हें इतने परसेंट इसमें दूंगा। अब बशीर साहब खुश। बंगाली बशीर ने उसकी उजरत जो है वो बहुत ज्यादा कर दी। अब बशीर वहां से कमा रहा है, पोर्ट से इलीगल काम कर रहा है और पैसे घर भेजता जा रहा है, क्योंकि उसका वहां पे अकाउंट तो है नहीं कि वो अपने बैंक अकाउंट में रखे। वो जो कमाता पाकिस्तान भेज देता, मुख्तार के जरिए उसके घर पहुंच जाते। अब उसके घर में बीवी से बातचीत भी होती रहती, तो जमीन ले ली, जमीन लेके घर बना लिया, गाड़ी ले ली, घर की और आसाइश की चीजें ले ली। अब यहाँ पर जो है घर पे उसके रहन सहन का तरीका कार वो चेंज हो गया। अब ये बशीर को वहां रहते रहते तकरीबन हो गए 5 साल। जब 5 साल गुजर गए तो इमिग्रेशन वहां पे खुल गई। बशीर ने अपने कागजात जमा करवाए इमिग्रेशन के लिए। इससे पहले कि उसे कोई अप्रूवल मिलता या डिक्लाइन मिलता, वहां पोर्ट में किसी वजह से कोई मामला हुआ और वहां पर जो फोर्सेस थी उन्होंने छापा मार दिया। छापा मारा तो उस छापे के दौरान मुकाबला हो गया, पुलिस ने फायरिंग की, ये लोग भागे लॉन्च लेके समंदर की तरफ। जब भागे तो वहां पर बहुत से लोग जो है वो मारे गए, कश्ती डूब गई। जब कश्ती डूब गई तो उसमें जो वो बंगाली बशीर था वो मारा गया। ये पाकिस्तानी बशीर जो है ये गिरफ्तार हो गया। बहरहाल इसे गिरफ्तार करके उन्होंने जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद इसका कोई अता पता राब्ता किसी से नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो इल्जामात थे वो बड़े संगीन थे। उन जराइम में वहां पर किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाती। अब वहां पर ये कागजात जो उसने जमा कराए हुए थे अपने इमिग्रेशन के, वो भी वहीं रुके रह गए, क्योंकि ये वहां पर पेश नहीं हो सका, ये तो गिरफ्तार था। और जहां पर वो कश्ती डूबी वहां पर सबने ये बताया कि बशीर डूब गया। अब वो जो डूबने वाला बशीर था वो था बंगाली बशीर, लेकिन लोगों ने कहा जी बशीर डूब गया है। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये पता चला कि शायद ये वो बशीर डूबा है जिसने कागजात जमा कराए थे इमिग्रेशन के लिए। तो अब बशीर साहब जेल में हैं, घर वालों से राब्ता नहीं है। महीना गुजर गया, 2 3 4 6। अब ये जब वहां राब्ता करते हैं यूनान में किसी ना किसी जरिए से, किसी बंदे से राब्ता करते हैं, बशीर का दोस्त मुख्तार, तो वो उस इलाके में जब वहां पोर्ट पे पहुंचते हैं जहां वो काम करता था, तो पता चलता है कि भाई बशीर जो है उसका तो इंतकाल हो गया। वहां छापा पड़ा, वो लाश में बैठ के भागे, लाश डूब गई और उसमें बशीर डूब के मर गया। इनको ये पता चलता है कि जो पाकिस्तानी बशीर है वो डूब के मर गया, जबकि मरा वहां पर डूब के बंगाली बशीर था। अब यहाँ पे सन्नाटा छा गया, इनके लिए तो बशीर मर चुका है। खैर 2 4 5 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, 15 साल गुजरे। गालिबन 15 या 16 साल के बाद जो पाकिस्तानी बशीर है इसकी सजा वहां पे हो जाती है मुकम्मल। उसके बाद इसको वहां से बरी कर लिया जाता है। जब ये जेल से निकलता है तो सबसे पहला ये काम ये क्या करता है कि अपने दोस्त के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करता है। अब ये 15 16 साल के अंदर बहुत तरक्की, बहुत जिद्दत आ गई, मोबाइल फोन आ गए। लैंडलाइन पे जब कॉल करता है तो इत्तेफाक से उनका लैंडलाइन चल रहा होता है, वरना ज्यादातर लोगों ने लैंडलाइन नंबर बंद करवा दिए। अब इसका राब्ता हो जाता है, ये कहता है जी मेरी मुख्तार से बात करवाइए। सामने से कोई और बोलता है वो तो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, आप उनका मोबाइल नंबर ले लीजिए। इसे मुख्तार का मोबाइल नंबर मिलता है तो ये उस पर कॉल करता है। जब उस पर कॉल करता है तो मुख्तार जो है उसके पैरों पे जमीन निकल जाती है कि जिस शख्स को पिछले 12 15 साल से हम मुर्दा समझ रहे थे ये तो जिंदा है। वो कहता है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, तुम सबसे पहले मेरी बीवी से मेरी बात करवाओ। तो मुख्तार कहता है अच्छा ठीक है, अभी मैं बहुत दूर हूँ, मैं आपकी बाद में बात कराऊंगा, आप मुझे शाम में फोन कीजिएगा। अब शाम में दोबारा वो बेचारा सब्र करता है शाम तक का, शाम को दोबारा फोन करता है। मुख्तार कहता है कि नहीं मैं अभी भी आपके घर तक नहीं पहुंचा, तो आप ऐसा करें कल सुबह मुझे फोन कीजिएगा।
ये कहता है यार तुम मेरी बात क्यों नहीं करवा रहे। कहता है जी मैं बहुत दूर आया हूँ, मैं नहीं जा सका इलाके में। अब ये इसके लिए रात काटना आजाब। सुबह दिन चढ़ता है, ये फिर फोन करता है। फिर मुख्तार कहता है अच्छा जी आप 10-15 मिनट दो, मैं आपकी बात करवाता हूँ, आप 10 मिनट के बाद दोबारा कॉल करो। बशीर जो है 10 मिनट बाद दोबारा कॉल करता है तो मुख्तार कहता है ये ले, आप अपनी बीवी से बात करें। बशीर बड़ा खुश अपनी बीवी से बात करता है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहता है जी मैं ऐसे ऐसे, ये मेरे साथ मामला हुआ था, तो मैं मरा नहीं था, मरने वाला जो है वो इंडियन बशीर था, लेकिन कागजात में मेरा बताया गया, आपको ये पता चला कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं जिंदा था और मैं जेल में था। अब मैं रिहा हुआ हूँ, तो अब मैं जो है वापस आ रहा हूँ। अब बीवी जो है वो इसकी बात ऐसे सुनती है जैसे नहीं सुन रही, कोई उसको कोई खुशी नहीं होती उसके लहजे में, बस वो हूँ हाँ कर देती है। फिर वो कहती है नहीं नहीं आप अभी नहीं आए ना, अभी आपके कागजात तो नहीं बने, जब आपको वहां से वीजा मिल जाएगा, वर्क वीजा मिल जाएगा, फिर आ जाइए, कुछ अर्सा रुक जाए। बशीर कहता है बीबी मैं यहाँ पर पागल हो रहा हूँ, मुझे 22 साल यहाँ गुजर गए हैं और तुम मुझे कह रही कि मैं मजीद यहाँ रुकूं, मैं तो 22 मिनट यहाँ रुकना नहीं चाहता। कहती नहीं देख लें आप अभी रुक जाएं कुछ अर्सा, आप अभी आपके पास वहां का पासपोर्ट भी नहीं है, वहां के कागजात भी नहीं है। ये कहता नहीं नहीं तुम फोन रखो। अब ये बात करके ये वहां से डिपोर्ट लेता है और पाकिस्तान आ जाता है। जब ये पाकिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो ये सोच रहा होता है कि जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा तो मेरे घर के तमाम अफराद मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। 15-16 साल बाद मेरा उनसे रब्ता हुआ है, मेरे बीवी बच्चे, मेरे बच्चे जवान होंगे, सब मुझे लेने आएंगे। लेकिन जब ये लाहौर एयरपोर्ट पे उतरता है तो देखता है कि सिवाय उसके दोस्त मुख्तार के वहां पर कोई नहीं आया। ये बड़ी हैरत से पूछता है मुख्तार से कि भाई मैं 22 साल के बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ और मेरी घर का कोई फर्द नहीं सिवाय तुम्हारे। वो कहता है हाँ कुछ मसला था, कुछ परेशानी थी, आप घर चलो, घर चल के मैं आपको बताता हूँ। अब ये 2.5-3 घंटे का सफर करके लाहौर से गुजरात आते हैं, अपने गांव जाते हैं। अब ये जाता है अपने घर। बशीर अपने घर जब पहुंचता है तो मुख्तार भी इसके साथ है। वहां पर ये अपने बच्चों से मिलता है, तो बीवी जो है वो दूर दूर रहती है। बशीर अपने दिल को समझाता है कि शायद मेरा दोस्त मुख्तार खड़ा हुआ है, इस वजह से बीवी कुछ शर्म करते हुए, झिझक करते हुए, या बच्चे जवान हैं उनकी मौजूदगी की वजह से मेरे से दूर दूर है। अब वो जो बच्चे हैं वो भी इसको ऐसे मिलते हैं जैसे कोई अनजान सा शख्स है। उनके मिलने के अंदर कोई जोश, कोई बलबला नहीं होता कि हमारा बाप 22 साल के बाद यूरोप से पाकिस्तान आया है और 15-16 साल तक इससे रब्ता ही नहीं था। कोई खुशी उसको महसूस नहीं होती, वो अंदर बड़ी टूट फूट का शिकार होता है। बशीर के अंदर एक जंग चल रही होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर वो किसी तरह अपने आप को संभालता है। अब अगला स्टेज आती है, वो देखता है कि भाई वो बैठा हुआ है, चाय पी ली, खाना खा लिया और उसका दोस्त मुख्तार वहां बैठा हुआ है। तो फिर वो उसको साइड पे करके बोलता है कि यार आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरा बड़ा साथ दिया है, लेकिन अब मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, आप अपने घर जाओ। तो मुख्तार कहता है चलो ठीक है मैं जाता हूँ। वो चला जाता है। मुख्तार अपनी बीवी से बात करता है, उसको उसका हाथ पकड़ता है तो वो हाथ खींच लेती है। तो वो बड़ा हैरान होता है बशीर कि तुम हाथ क्यों छुड़वा रही हो मुझसे, तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं है क्या। तो वो बड़े बुझे से दिल के साथ कहती है नहीं नहीं मैं खुश हूँ, लेकिन वो असल में बस इतना अरसा गुजर गया तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे बस झिझक सी हो रही है। बशीर इसमें भी राजी हो जाता है। बशीर इस बात पर भी अपने आप को समझा लेता है कि चलो मान लेते हैं ऐसा हुआ हो। अब रात होती है तो वो बशीर का जो बिस्तर है वो अलग कमरे में लगाया जाता है, उसकी बीवी जो है अपना बिस्तर कहीं और लगाती है। तो वो बीवी से कहता है ये क्या है। कहती है आप बस आज की रात गुजार लें, सुबह मैं आपको बता दूंगी सब। अब वो बेचारा पहले ही परेशानियों का मारा, उसके दिमाग के अंदर पता नहीं कौन कौन से सवालात, कौन कौन से मसाइल, और जो कुछ वो देख रहा था वो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो खैर वहां पर कमरे में लेटा और सो गया। अगले दिन सुबह जब वो उठता है, नाश्ता वगैरह करता है, उसके बाद जब वो घर में देखता है तो भाई उसके मामू, उसके ताया चचा, खानदान के बहुत सारे बड़े बुजुर्ग और उनके साथ मुख्तार भी वहां मौजूद है। वो देख के बड़ा हैरान होता है, दिल को अपने समझाता है कि शायद ये लोग मुझसे मिलने आए। तो वो सबसे सलाम दुआ करके बैठता है। अब वो ये सोच रहा है कि ये लोग मुझसे मेरा हाल वाल पूछेंगे, मेरे साथ क्या बीती ये पूछेंगे, लेकिन वो लोग कुछ पूछ नहीं रहे, सारे के सारे गुमसुम से और सब सवालिया चेहरों से बशीर की तरफ देख रहे थे। तो बशीर कहता है आप लोग ये इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो, आखिर वजह क्या है, मसला क्या है। फिर वो देखता है कि उसकी बीवी आती है और वो आके मुख्तार की बगल में बैठ जाती है। बशीर के तन बदन में आग लग जाती है, ये क्या ड्रामा है कि बीवी मेरी है और बैठ रही जाके मुख्तार के बराबर में। तो वो गुस्से से कहता है कि ये तुमने क्या हरकत की है।
तुम मेरी बीवी हो, मेरे बजाय तुम जाके मुख्तार के बराबर में क्यों बैठ गई हो, हटो वहां से। तो उसकी बीवी कहती है थोड़ा सब्र करें, ये जो लोग आए हैं आपसे यही बात करने आए हैं, पहले आप इनकी बात सुन लें, फिर मुझसे कुछ पूछिएगा। तो वो बड़े गुस्से से कहता है हाँ जी बोलो क्या बात है। फिर उसके बड़े बूढ़े उसको बताते हैं कि भाई आप यहाँ से चले गए यूरोप, यूनान में सेटल हो गए, आप एकदम से 5 साल के बाद हो गए गायब। जब आप गायब हो गए तो हम सब ने अपने अपने जरिए से जितनी किसी की सकत थी आपकी मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। आखिरकार हम उस बंदरगाह तक पहुंचे जहां पर आप काम करते थे। तो वहां से मालूमात ये मिली कि बशीर जो है वो लाश में बैठकर वहां से फोर्सेस से भागा और उसकी लाश डूबी और उसका इंतकाल हो गया, मर गया। बोला अब हमारे पास ये रिपोर्ट थी कि बशीर तो मर चुका है। आपके गुमशुदा होने के बाद जब ये पता चल गया कि आप मर चुके हैं, आपका इंतकाल हो गया, तो आपकी बीवी ने 7 साल तक शरह के मुताबिक आपका इंतजार किया कि शायद आप वापस आ जाएं। और जब 7 साल गुजर गए तो खानदान के बड़े बूढ़ों ने सबने मिलकर आपकी जोजा को ये समझाया कि भाई अब 7 साल गुजर चुके हैं, बशीर का कोई अता पता नहीं, और हमारे पास जो मालूमात है वो ये है कि बशीर का इंतकाल हो चुका है, वो लांच के हादसे में जाँ बहक हो गया है। तो अब सब ने मिलकर इसका निकाह करा दिया बशीर के दोस्त मुख्तार के साथ। बशीर ने जब ये सुना तो वो हवास बाख्ता हो गया, उसके पैरों नीचे से जमीन निकल गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ। बशीर की बीवी कहती है कि देखें मैंने आपसे मोहब्बत की, आपकी मोहब्बत में मैंने आपसे कोर्ट मैरिज की, फिर मैंने अपने घर वालों को राजी किया, फिर मैं आपके साथ गांव में आके बस गई, जितना आप कमाते थे मैंने आपके साथ गुजारा किया। मैं आपको मना करती रही कि आप गैर कानूनी तरीके से यूरोप का सफर ना करें, आप ना जाएं यूनान, लेकिन आपने मेरी बात ना मानी। बीच रास्ते में मैंने आपको मना किया कि आप वापस आ जाओ, आप नहीं आए। 2-3 साल का अरसा गुजरने के बाद फिर मैंने आपसे कहा कि आप वापस आ जाओ, आप तब भी नहीं आए। मैंने आपसे कहा था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। फिर आपके साथ तो जो हादसा पेश आया कि आप जेल में चले गए और हमारे पास ये इत्तला मिली कि आप मर चुके हैं। मैंने 7 साल तक आपका इंतजार किया, फिर बड़े बूढ़ों के कहने पर मजबूरन मुझे मुख्तार से निकाह करना पड़ा। यहाँ पर मुख्तार ने बीच में अपनी बात शुरू की। उसने कहा बशीर आप मेरे दोस्त हो और मैं आज भी आपको अपना दोस्त समझता हूँ, आप कहें तो मैं अभी 1 मिनट से पहले आपकी बीवी को तलाक दे देता हूँ और आप इसे दोबारा से निकाह कर लें। इस बात पर उसकी बीवी राजी नहीं थी। उसने कहा कि मुझे किस बात की सजा है, इसमें मेरा क्या कसूर है। बोला बशीर पहले मुझे आपसे मोहब्बत थी, आपकी मोहब्बत के लिए मैंने आपसे कोर्ट मैरिज की, लेकिन अब इतने साल मुख्तार के साथ रहने के बाद मुझे मुख्तार से मोहब्बत है और मैं अब इसके साथ रहना चाहूंगी, ना कि बशीर आपके साथ। ये सारी कहानी सुनने के बाद उसने जब देखा कि मेरे बच्चे, तो बच्चों का रुझान जो है वो भी मुख्तार की तरफ था, क्योंकि जब से वो छोटे छोटे थे तो उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल मुख्तार रख रहा है। बशीर बाहर से पैसे तो भेजता था, लेकिन उसके अलावा जितनी भी बच्चों की जरूरियात थी, जो भी उनके मामला थे, वो कौन देख रहा था, वो मुख्तार देख रहा था। जब तक बशीर के मरने की इत्तला नहीं आई तब तक मुख्तार देखता रहा। फिर उसके मरने की इत्तला से लेके निकाह होने तक 7 साल तक भी मुख्तार ही देखता रहा, और जब निकाह हो गया तो उसके बाद भी मुख्तार ही बच्चों को फॉलो अप करता रहा। तो बच्चों की उनसीयत जो है वो नेचुरली मुंतकिल हो गई मुख्तार की तरफ। बच्चे ये तो मान रहे थे कि बशीर हमारा बाप है, लेकिन उनसीयत नहीं थी बाप से। बशीर ने ये सब कुछ देखने के बाद बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और उनसे कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह के इस फैसले पर राजी हूँ, और आप मुख्तार आप इसको तलाक मत दो, ना आपका कसूर है ना मेरी बीवी जो साबका थी उसका भी कसूर है, ये मेरे अमाल है, ये मेरा अल्लाह की तरफ से मेरे पे इम्तिहान है, तो मैं ये सब मेरी आजमाइश है, तो मैं इसे खुद ही डील करूंगा। इतना कहने के बाद बशीर ने अपना मुख्तसर सा सामान समेटा और बगैर किसी को बताए किसी जानने वाले के जरिए वो कराची आ गया। कराची आकर उसने एक बंगले में चौकीदार की नौकरी शुरू कर दी। लाखों करोड़ों रुपए कमा कर अपने घर भेजने वाला बशीर, उसके साथ जिंदगी ने ऐसा कुछ कर दिया, ऐसे थपेड़े लगे उसको कि वो सब कुछ अपनी बीवी बच्चे घर पैसा सब कुछ छोड़ के खामोशी से अपनी जिंदगी एक बंगले की चौकीदारी करने में गुजार रहा है जहां पर वो 24 घंटे रहता है। तो इस कहानी से सबक ये मिला कि जो लोग परदेश जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, कभी कभी उनके साथ ऐसा भी हो जाता है।